मैं अशोक कुमार शर्मा से आचार्य हिंदी MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम एकांकी के बारे में अध्ययन करेंगे। एकांकी एक अंक में निबद्ध ऐसी अभिनय रचना है जिसमें कथावस्तु, पात्र और उनका क्रिया व्यापार इतनी तीव्रता से उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं कि दर्शक सीधे ही संवादों की डोर पकड़कर वहां पहुंच जाता है। तो एकांकी के बारे में जो दर्शकों को दिखाई जाती है, यह एकांकी नाटक का छोटा रूप होता है, लेकिन नाटक से पृथक विधा एकांकी मानी जाती है। भारत में संस्कृत में और रूपक के 10 भेद हैं। उन 10 भेदों में से 5 जो भेद हैं वो एकांकी माने जाते हैं, अर्थात उन 5 भेदों में रूपकों के में एक अंक होता है। लेकिन आधुनिक जो एकांकी है, उस एकांकी के रूप में उनको हम नहीं मान सकते हैं। रूपक के जो 10 भेद हैं उनमें से भाण, व्यायोग, वीथी, अंक और प्रहसन, यह 5 एक अंक के रूप में ही माने जाते हैं। आज एकांकी जिसे हम देखते हैं वह पश्चिम के आधार पर हिंदी में एकांकी विकसित हुई हैं, और पश्चिम में भी इसका उदय एक विशिष्ट परिस्थिति में हुआ था। तो पश्चिमी जो विद्वान हैं उन्होंने एकांकी के बारे में और अपनी बात कही है। सिडनी बॉक्स ने एकांकी के बारे में परिभाषा दी है कि एकांकी साहित्य की वह नियंत्रित और संयमित विधा है जिससे एक ही घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि उसके प्रभाव एक से पाठकों और दर्शकों का मन आकृष्ट और आक्रांत हो जाए। तो एक घटना के द्वारा ही मंच पर प्रस्तुत की जाती है एकांकी, और एक घटना में को इतनी तीव्रता के साथ में प्रदर्शित किया जाता है, सघनता के साथ में प्रदर्शित किया जाता है कि जो दर्शक या पाठक है वो अभिभूत हो जाता है। दूसरे विद्वान पिंकर्ड ईटन हैं। इन्होंने एकांकी के बारे में कहा है कि एकांकी की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें नाटककार को या एकांकीकार को किसी विशेष समस्या, किसी विशेष परिस्थिति अथवा घटना का इस प्रकार नियोजन करना पड़ता है कि वह धीरे धीरे अपने आप विकसित हो जाती है। तो इसमें भी यही कहा है कि घटना का नियोजन इसमें मुख्य ध्यान देने योग्य बात है। घटना का नियोजन तीव्रता के साथ किया जाता है, और वह कोई समस्या होती है एकांकी में, उस समस्या को उठाया जाता है और तीव्रता के साथ में उसका समाधान करवाया जाता है एकांकी में पात्रों के या स्थान के द्वारा। इस प्रकार से पिंकर्ड ईटन ने एकांकी की परिभाषा दी है। एकांकी के बारे में हिंदी विद्वानों ने भी काफ़ी विचार किया है, क्योंकि हिंदी में एकांकी की शुरुआत हुई है तो उस समय में सेठ गोविंद दास ने एकांकी लिखे हैं, अच्छे एकांकीकार रहे हैं। तो इन्होंने एकांकी के बारे में लिखा है कि एक ही विचार पर एकांकी नाटक की रचना हो सकती है। विचार के विकास के लिए जो संघर्ष अनिवार्य है, उस संबंध के पूरे नाटक में कई पहलू दिखाए जा सकते हैं, किंतु एकांकी में सिर्फ एक पहलू होता है। तो इन्होंने नाटक और एकांकी के अंतर को स्पष्ट किया है एकांकी के परिभाषा के द्वारा कि नाटक में तो लंबा कैनवास होता है, लंबा क्षेत्र होता है, लेकिन एकांकी में एक ही घटना या एक ही समस्या होती है और उस समस्या को तीव्रता के साथ में दिखाया जाता है। अन्य घटनाओं का इससे कोई संबंध नहीं होता है। दूसरे उपेंद्र नाथ अस्क हैं। उन्होंने एकांकी के तत्वों की मीमांसा की है और 3 तत्वों को उन्होंने महत्व दिया है एकांकी में। पहला तो स्वरूप और समय की लघुता होनी चाहिए। स्वरूप भी लघु होना चाहिए एकांकी का, और समय भी कि एकांकी बहुत कम समय में पढ़ा जा सके और मंचित किया जा सके, इस प्रकार की बात उपेंद्र नाथ अस्क
कहते हैं। दूसरा जो इन्होंने तत्व माना है, विशेषता मानी है, वह है अभिनयता, अर्थात एकांकी अभिनय होनी चाहिए, उसको मंच पर अभिनीत किया जा सके, इस प्रकार की एकांकी होनी चाहिए। तीसरा, रंग संकेतों का विस्तृत नियोजन। जो रंग संकेत निर्धारित किए जाते हैं उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए, उनका स्पष्ट संकेत और निर्देश होना चाहिए कि किस पर, कहाँ पर, किस दृश्य को किस तरह से अभिनीत किया जाए। तो इस प्रकार एकांकी के तीन तत्व इन्होंने माने हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने एकांकी में एक अंक होना चाहिए, उसमें एक महत्वपूर्ण घटना का नियोजन होना चाहिए, विशेष परिस्थिति अथवा उत्तेजित क्षणों का वर्णन होना चाहिए, संकलन त्रय का पालन एवं प्रभाव और वस्तु का ऐक्य होना चाहिए। तो नगेंद्र ने भी एकांकी के ये विशेषताएं मानी हैं। एक अंक होना चाहिए, उसमें दृश्य भले ही 2, 3, 4 हो सकते हैं, लेकिन एकांकी में एक ही अंक होने की आवश्यकता होती है। 2 अंकों का एकांकी नहीं माना जा सकता है। महत्वपूर्ण घटना है उसी का नियोजन होना चाहिए, ये नहीं कि साधारण सी घटनाओं का भी हम उसमें नियोजन कर सकें, एकांकी को लिख सकें साधारण घटना के आधार पर। विशेष परिस्थिति का चित्रण होना चाहिए और उत्तेजित क्षणों का वर्णन होना चाहिए, अर्थात एकदम उत्तेजना की स्थिति आए, व्यक्ति का हृदय तिलमिला उठे, आक्रांत हो जाए, उसे देख करके, पढ़ करके, इस प्रकार का नियोजन उसमें परिस्थिति का होना चाहिए। संकलन त्रय का पालन भी आवश्यक मानते हैं। संकलन त्रय में आते हैं स्थान, काल और कार्य। इन तीनों की एकता है वो अत्यधिक तीव्रता के साथ में एकांकी में होनी चाहिए। इस प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र ने एकांकी के तत्व या एकांकी की विशेषताएं मानी हैं। अगले डॉक्टर सत्येंद्र हैं। इन्होंने एकांकी में सफल, जो संकलन त्रय का सफल निर्वाह है वह होना चाहिए। दूसरा, आरंभ बहुत छोटा होना चाहिए, लंबा चौड़ा आरंभ एकांकी का नहीं होना चाहिए। तीसरा, पात्रों में नायक के साथ प्रतिनायक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर पात्र की विशेषता में प्रतिनायक का होना, अर्थात जो पात्र है, नायक है, उस नायक से संघर्ष के लिए प्रतिनायक का होना अति आवश्यक इन्होंने माना है। क्रियाशीलता एकांकी का प्राण है। गति के उन्होंने 2 प्रसाधन माने हैं, संघर्ष और विकास। एकांकी की जो गति आती है कथा वस्तु में, वह 2 से आती है। एक तो संघर्ष दिखाया जाना चाहिए उसमें, और दूसरा कथा है उसका विकास संघर्ष के द्वारा ही होना चाहिए। समाप्ति पर किसी रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए। जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर के चली है, उसका उद्घाटन होना चाहिए। एकांकी की कथा वस्तु का विभाजन कहानी के सदृश होना चाहिए, उसमें चरमोत्कर्ष का होना आवश्यक होता है। अर्थात उपन्यास और कहानी में अंतर यही माना जाता है कि चरमोत्कर्ष कहानी में होता है। इसी प्रकार का चरमोत्कर्ष अर्थात जो कार्य की स्थिति है, कार्य की चरम सीमा है, वह एकांकी में भी उसी आधार पर होनी चाहिए। इस प्रकार से डॉक्टर सत्येंद्र ने एकांकी के लक्षण दिए हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने भी एकांकी के बारे में लिखा है कि एकांकी वह लघु नाट्य रूप है जिसमें एक परिस्थिति, एक घटना, एक भावना जनित संवेदना की अभिव्यक्ति किसी संघर्ष के सहारे, चाहे वह बाह्य हो या आभ्यंतर, अभिनयात्मक शैली में इस प्रकार की जाती है कि उसमें प्रभाव ऐक्य का उद्बोधन हो और उस उद्बोध से दर्शक और पाठक दोनों की रागात्मिका वृत्ति तिल मिलाकर तड़प उठे। तो रागात्मिक का वृत्ति जो है वह रस की अवस्था की मानी जाती है, जुड़ाव की अवस्था की मानी जाती है। तो वह संवेदनशील हो, वह तड़प उठनी चाहिए, अर्थात एकाएक प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए। इस प्रकार की संवेदना की अभिव्यक्ति उसमें होती है। एकांकी लघु नाट्य रूप है, तो लघु होता है यह एकांकी। परिस्थिति, घटना और एक भावना,
होनी चाहिए और उस भावना में संवेदना का तत्व होना चाहिए। गोविंद त्रिगुणायत ऐसा एकांकी के बारे में मानते हैं। अब हम एकांकी के तत्वों को देखते हैं तो एकांकी में कथा वस्तु प्रमुख तत्व होता है और कथा वस्तु किसी घटना, स्थिति या प्रसंग पर आश्रित रहती है। किसी भी घटना को लेकर के एकांकी लिखी जाती है, किसी संवेदना को लेकर के एकांकी लिखी जा सकती है। एकांकी का एक ही लक्ष्य होता है, इसकी कथा वस्तु है वो एक लक्ष्य से युक्त होनी चाहिए और कथा वस्तु द्रुत गति से बढ़कर अपने चरम को प्राप्त करनी चाहिए। तो कथा वस्तु है या कथा का जो विकास है वो द्रुत गति से एकांकी में चलता है, नाटक की तरह से धीरे धीरे उसका विकास नहीं होता है। कार्य अवस्था और संधियों की इसमें आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती है। एकांकी की कथा वस्तु अधिकतम घनीभूत रूप में बुनी जाती है, जिसमें उद्देश्य रूपी डिजाइन तो चमकता है लेकिन अलग अलग रेसे दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो केवल एकांकी में जो फोकस में रहता है, केंद्र में रहता है, वह उद्देश्य रहता है और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कथा वस्तु में क्षिप्रता या तीव्रता से विकास करने की स्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार एकांकी की कथा वस्तु होनी चाहिए। दूसरा इसका तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। तो एकांकी में पात्र होते हैं और चरित्र, उनके चरित्र का चित्रण किया जाता है। तो एकांकी में 5 या 6 पात्रों से अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि अधिक पात्र होने पर उन पात्रों का जो विकास है, उनकी संवेदना है, उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। तीव्र गति के साथ कथा विकसित होती है एकांकी में और उस तीव्रता के साथ पात्रों का चरित्र भी विकसित होता है। इस प्रकार से पात्रों का नियोजन एकांकी में रहना चाहिए। अगला तत्व संवाद है। तो एकांकी के जो संवाद हैं वह भी अधिक तीक्ष्ण और सार्थक होने चाहिए। भाषा की समास शक्ति, समास शक्ति का अर्थ है कि इस प्रकार की संगुम्फित भाषा होनी चाहिए, समास बहुल भाषा होनी चाहिए कि उनको खोलने पर पाठक उनके अर्थ को और समझ सके। तो समाज शक्ति भाषा में या संवादों में होनी चाहिए। एकांकी के संवादों का प्राण तत्व होता है उनकी समाहारता। तो समाहार होने चाहिए। संवाद छोटे से छोटे होने चाहिए और अपनी बात को कह सकें। यह संवाद कथा विकास और चरित्र विकास की दृष्टि से सबल होने चाहिए। संवादों के द्वारा, क्योंकि इसमें लेखक को या एकांकीकार को स्वयं कहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो भी विकास होता है वह भाषा के माध्यम से होता है। तो संवादों के द्वारा ही चरित्रों का विकास दिखाया जाता है, घटनाओं की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। इसलिए संवादों की समाहार शक्ति अत्यधिक श्रेष्ठ होनी चाहिए। अगला तत्व इसका देश काल और वातावरण होता है। तो देश काल और वातावरण ना तो व्यापक रूप में अपेक्षित होता है एकांकी में, क्योंकि एकांकी छोटा होता है, इसलिए देश और काल और वातावरण को इसमें अलग से चित्रित नहीं कर सकते हैं और ना ही उसकी व्यापकता उपादेय होती है। ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र भी नहीं होना चाहिए देश काल और वातावरण का। वास्तविकता तो यह है कि देश काल और वातावरण का आभास मात्र ही एकांकी में होता है। उसमें चित्रण की अलग से देश काल वातावरण के की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि देश काल वातावरण रंग निर्देश में और एकांकी के पात्रों के द्वारा ही आभासित होता रहता है, उनकी स्थिति के द्वारा ही आभासित होता रहता है। तो देश काल और वातावरण का चित्रण अलग से या स्पष्ट रूप से एकांकी में नहीं किया जा सकता है। अगला तत्व अभिनेता है। एकांकी सफल वही मानी जाती है जिसका सफल अभिनय हो सके। तो अभिनय की दृष्टि से एकांकी भी आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इन अभिनयों को लेकर के लिखी जा सकती है। एकांकी में भी अभिनय के ये रूप होते हैं। अंगों के द्वारा जो पात्र हैं या नट हैं, वाचिक अर्थात मौखिक, इसके द्वारा आहार्य, वस्त्र, आभूषण, अलंकार, इनके द्वारा, और सात्विक
जो भाव हैं उन भावों को अपने शरीर में प्रकट करने की क्रिया के द्वारा, जो सात्विक भाव हैं उनके द्वारा एकांकी का अभिनय किया जाता है। ये स्थिति लेकिन तीव्रता के साथ में सामने आती हैं एकांकी में। नाटक में उतनी तीव्रता के साथ में अनुभव, जो अभिनय की स्थितियां हैं वो तीव्रता के साथ नहीं आती हैं, लेकिन एकांकी छोटा रूप होता है तो अत्यंत वेग के साथ में अभिनय की स्थिति पैदा की जाती है एकांकी में। अभिनेताओं का मानसिक तौर पर पूरी तरह से सावधान रहना परम आवश्यक एकांकी में होता है। अगर अभिनेता मानसिक तौर से सावधान नहीं है तो लंबी खिंचेगी एकांकी में रुक्षता आएगी और जो प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है वह उतनी मात्रा में नहीं हो पाएगी। इसलिए अभिनय भी एकांकी का प्रमुख गुण होता है। अगला तत्व है भाषा शैली। एकांकी की भाषा और शैली का सघन होना अपेक्षित होता है, क्योंकि छोटा रूप होने के कारण जितनी सघन भाषा शैली होगी उतना ही श्रेष्ठ एकांकी माना जाएगा। क्योंकि एकांकीकार को थोड़े से में अधिक को समेटना होता है, समय भी कम होता है, स्थान भी कम होता है, कथा वस्तु भी छोटी होती है, इसलिए कम शब्दों में और ज़्यादा वस्तु या ज़्यादा भावों को समेटना होता है। शब्दगत विचलन एक ही शब्द को वाक्य रूप देकर, संवाद को अधूरा छोड़कर और हूँ हाँ के प्रयोग के द्वारा सजीवता प्रदान कर सकता है। एकांकीकार जब भाषा और शैली का प्रयोग करता है तो जरूरी नहीं है कि वाक्य लंबे हों, एक शब्द के द्वारा भी वाक्य पूरा किया जा सकता है और लंबा संवाद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से इस प्रसंग में एक आता है कि चाणक्य जो धारावाहिक था, उस धारावाहिक में जब नंद के दरबार में चाणक्य पहुंचते हैं भूमि के लिए, तो वह नंद पूछता है कि इस भूमि का तुम क्या करोगे। तो उसमें बहुत संवाद की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी देखी थी और उसमें चाणक्य ने उत्तर दिया कि सदुपयोग। तो सदुपयोग शब्द के द्वारा जो संवाद या लंबा कहने की जो स्थिति थी वह स्पष्ट हो गई और छोटा सा संवाद था, लेकिन उस छोटे एक शब्द ने बहुत कुछ कह दिया। इस प्रकार की संवाद शैली एकांकी में होनी चाहिए। अंतिम उद्देश्य इसका या अंतिम तत्व है इसका उद्देश्य होता है एकांकी का। तो एकांकी का उद्देश्य स्थित्यात्मक प्रभावोत्पादन है। स्थिति है और उसका प्रभाव उत्पादन है, अर्थात जिस स्थिति का चित्रण किया जा रहा है उस स्थिति से, उस घटना से उसका पूर्ण प्रभाव पड़े दर्शक या श्रोता पर, यह उद्देश्य होता है एकांकी का। एकांकी जीवन और मानव हृदय दोनों को ही कुछ न कुछ प्रदान करती है। उद्देश्य तो जीवन के सापेक्ष ही होना चाहिए, ना कि जीवन को अगति या दुर्गति की ओर ले जाने वाला। अर्थात एकांकी का जो उद्देश्य है वो कोई जीवन मूल्य की स्थापना, कोई चरित्र की स्थापना, कोई आदर्श की स्थापना या जीवन को इस प्रकार से शिक्षा देने की स्थापना कि जीवन एक आनंदमय स्थिति को महसूस करे, आनंद की ओर बढ़े, इस प्रकार का उद्देश्य एकांकी का होना चाहिए। इस प्रकार से हमने एकांकी के तत्व, एकांकी के स्वरूप के बारे में इस व्याख्यान में अध्ययन किया। धन्यवाद।